और सिर्फ एक ही हल है कि पाकिस्तान एशिया कप जीत के हिंदुस्तान को दिखाए, उनको उनकी इंशाल्लाह औकात याद दिलाए और दुनिया को बताए कि पाकिस्तान ना सिर्फ एक पुरअमन मुल्क है, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट से प्यार करता है और क्रिकेट हम तुम्हें सिखाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान की जीत और पाकिस्तान का वो सबक इंशाल्लाह ताला इस 25 करोड़ अवाम के दिलों की आवाज उन तक पहुंचाएंगे कि हाँ, हम गुलाम हैं, हाँ, हम बेवकूफ हैं, हाँ, हमारे हाथों पैरों में बेड़ियां लगी हैं, लेकिन क्रिकेट हम तुम्हें सिखाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कप हमारा है और कप की तरफ पाकिस्तान टीम का सफर गामजन। और आज पाकिस्तान ने एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में बांग्लादेश को डोमिनेटिंग अंदाज में शिकस्त दी और बड़ी अच्छी विक्ट्री हासिल की। बात करेंगे। ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर काशिफ अंसारी। पेशे के एतबार से डॉक्टर है, लेकिन स्पोर्ट्स प्रमोटर है, क्रिकेट एनालिस्ट है, बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। और अब तो हम ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब, आपको वेलकम तो करेंगे। अवाम आपसे एग्री कर गई। पिछले शो में जो हमने बातें की, 90% लोग आपसे एग्री कर रहे थे। बस ये अस्सलाम वालेकुम शाहजेब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, बात ये है कि थोड़ा-सा हमें देर लगती है समझने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात ये है कि हम समझने के लिए तैयार हैं। हम अपनी गलतियों को या अपनी अपनी सोच को, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे हमारे देखने सुनने वाले हों, अगर हम तैयार हैं अपनी गलतियों को तस्लीम करने के लिए, तो यही वो निशानी है कि हम एक ज़िंदा कौम हैं। हम स्टबर्न नहीं हैं, हम ज़िद्दी नहीं हैं, हम अनापरस्त नहीं हैं। हम हर उस बात के ऊपर हामी भरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे मुल्क के लिए अच्छी है। क्योंकि अगर ये मुल्क है तो हम हैं, और खुदा न खास्ता अगर ये मुल्क नहीं है तो हम भी नहीं हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, ये चीजें जो हमने बात की, वो चीजें आज इंप्लीमेंट होते हुए तो नजर आई। बाबर आजम की अगर कैप्टनसी की बात करें, मिडिल ओवर में खास तौर पर जो 14 ओवर्स हो जाते हैं, 15 ओवर्स हो जाते हैं, हमारे तीनों फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर लेते हैं। आज हमने देखा कि चौथा फास्ट बॉलर भी खिलाया गया। कंटिन्यूअसली बॉलिंग फास्ट बॉलर से करवाई गई। शॉर्ट शॉर्ट स्पेल्स में शाहीन हो, नसीम हो, हारिस हो, हमें मिडिल में नजर आए। फिर स्पिनर्स में भी वेरिएशन लाई गई। आगा सलमान से ओवर करवाया गया, फिर इफ्तिखार से बॉलिंग करवाई गई। लेफ्ट हैंडर को उन्होंने फंसाया। तो आज लग रहा था कि कॉपी बुक कप्तानी नहीं है, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से ग्राउंड में फैसले लिए जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, और ये उसी वक़्त मुमकिन है जब कप्तान ड्रेसिंग रूम में मौजूद इंतज़ामिया के साये से दूर होगा। जब उसके उसके प्रेशर से हटेगा और उसको फ्री हैंड दिया जाएगा, चाहे वो धोनी हो, चाहे गंगूली हो, चाहे वो इंज़माम हो, चाहे वो कोई भी कप्तान हो दुनिया का, अगर उसको ये कॉन्फिडेंस दिया जाए कि जो तुम कह रहे हो, जो तुम समझ रहे हो, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, तो हमारे लिए अच्छा है। हमारे लिए अच्छा है, तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, तो तुम्हें इजाज़त है वो करने की, तो फिर इंसान में कॉन्फिडेंस आता है। यही वो मसाइल थे जो सरफराज को फेस हुए। यही वो मसाइल थे जो दीगर कप्तानों को फेस हुए कि वहां से डिक्टेशन आते थे कि तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, और उसके चक्कर में हाथ पैर बंधे होते थे। आज बाबर ने बेहतरीन कप्तानी की है, और आपने बड़ी अच्छी बात की है कि मुख्तलिफ वक्तों पे जो चेंजेस वो लेकर आए हैं, उससे क्रिकेटिंग सेंस और गेम की रीडिंग का अंदाजा हुआ। और अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखें तो मैं यही बात बार-बार दोहरा रहा हूँ कि गेम को समझो, गेम की सिचुएशन को समझो और प्रोएक्टिव हो जाओ, ना कि रिएक्टिव रहो। ये मत देखो कि चौका अगर स्लिप पे जा रहा है तो अगली 2 गेंदों बाद एक स्लिप ले लो। तुम पहले से सोचो कि चौका स्लिप पे जा सकता है, इसलिए पहले मैं स्लिप ले लेता हूँ ताकि वहां मैं विकेट पकड़ूं, चौका ना दूं। ये एक छोटी-सी मिसाल मैंने आपको दी है। तो ये अच्छी चीज़ है और ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान की बहुत मदद करेगी। अच्छा, फील्ड प्लेसमेंट भी आज बहुत जबरदस्त नजर आई, क्योंकि एक मौके पर मुशफिकुर रहीम और शाकिबुल हसन सेट हो गए थे। 100 की पार्टनरशिप हो गई थी। 520 वनडे इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस था इन दोनों के दरमियान। कहा ही जा रहा था कि ये दोनों अगर कुछ देर रुक गए तो शायद बांग्लादेश 250 या 300 रन भी बना सकती है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया, तो उन्हीं पोजिशन पर फील्डर खड़े हुए थे जहां पर बॉल गई और सीधा फील्डर्स के हाथ में बॉल गई। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये कि इन लोगों के साथ बहुत क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने। खास तौर पे बाबर ने, रिजवान ने, चाहे वो बीपीएल हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो टी20 लीग हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो। इनको पता है कि इनका फुटवर्क कैसा है। ये गेंद को लेट खेलते हैं, खास तौर पर मुशफिकुर रहीम गेंद को बहुत लेट खेलते हैं, और अपने बल्ले को, हैंड आई कोऑर्डिनेशन उनका बहुत उम्दा है। और जहां तक बात रही शकीब की, शकीब तो एक उस्ताद आदमी है, बादशाह आदमी है। शकीब विकेट के चारों तरफ
शॉट्स खेलते हैं, लेकिन शकीब कहाँ फंसते हैं? शकीब फंसते हैं जब वो अदाकारी करते हैं, जब वो इनोवेशन करते हैं, जब वो ट्रिकी होने की कोशिश करते हैं, और उसको बाबर ने आज अच्छी तरह से पकड़ लिया था, और यही उसकी कामयाबी का राज था। अच्छा, पाकिस्तान की बॉलिंग की तो पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, चाहे शाहीन हो, हारिस हो, नसीम हो, फहीम अशरफ को भी खिला लिया, क्योंकि अब लग गया ऐसा रहा है कि शायद पाकिस्तान 4 सीमर्स के अटैक से जाए आगे, सिचुएशंस को देखते हुए। बैटिंग बात करें तो कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। एक्सपीरियंस प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, और यही बात की जाती है कि फखर सिर्फ बड़े मैचों में चलते हैं, तो उससे पहले जो मैचेस है वो भी तो जीतना अरे जरूरी है। वो जीतेंगे तो नहीं बड़े चलते फखर, नहीं चलते फखर। आखिरी दफा फखर कहाँ चला था? अब मैं कुछ बोलूंगा तो बोलोगे तब कि बोलता है। आखिरी दफा फखर ने कब विनिंग शॉट खेला था? आखिरी दफा फखर ने कब बॉलरों को धूल चटाई थी? फखर के पैर नहीं हिलते क्रीज में। फखर जो है वो समद बॉन्ड लगा के खड़ा होता है अपने जूते के नीचे। ये बात जसप्रीत बुमराह को भी पता है, ये बात रोहित शर्मा को भी पता है, ये बात आपके कुमार को भी पता है कि उसके पैर जमे हुए हैं। अगर 2017 में वो नो बॉल ना होती तो फखर घर बैठे होते। और आज साइम अयूब के बारे में बात करना चाहता हूं, और उसने मुझसे खास तौर पे कहा है कि इसको 6 महीने के लिए हमारे पास छोड़ दें, हम इसको अपने कैंप्स में रखेंगे, हम इसको अपने साथ रखेंगे, हम इसको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे। इस लड़के में वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है जो आज से 20 साल और 25 साल पहले हमने सईद अनवर में देखी थी, जब जो हमने ब्रायन लारा में देखी थी। जो बहादुरी ब्रायन लारा और सईद अनवर की थी या एबी डिविलियर की थी, वो बहादुरी इस लड़के में है। ये बात मुझसे सीपीएल के बहुत बड़े एक करतार धरता ने रात 11:30 बजे ह्यूस्टन टाइम से मुझे फोन करके की है। तो मैं ये कहता हूं कि फखर को ब्रेक दो, खुदा के वास्ते साइम अयूब को खिलाओ। वो निडर खिलाड़ी है, वो बहादुर बच्चा है, उसके पास शॉट्स हैं, उसके पास दिमाग है, उसके पास उम्र है अभी, उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा है, उसे कुछ करने की सलाहियत मौजूद है। फखर को थोड़ा सा ब्रेक दे दो, कोई हर्ज नहीं है, साइम अयूब को खिला लो। अच्छा, क्या इतने बड़े टूर्नामेंट में यंगस्टर को डायरेक्ट डालना ये भी ठीक होगा? क्योंकि आवाम का सवाल तो आएगा इस पे। ठीक होगा? इतने बड़े टूर्नामेंट में इतने बड़े खिलाड़ी को डालोगे, वो तुम्हें हरवाता चला जाएगा, फिर क्या होगा? उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दोगे ना तुम। इंजमाम कहाँ गए 2007 के वर्ल्ड कप के बाद? वसीम अकरम कहाँ गए 2003 के वर्ल्ड कप के बाद? एबी डिविलियर कहाँ गए पिछले वर्ल्ड कप के बाद? भाई कोई एक नाम हो तो बताओ ना। सैकड़ों नाम है, और पाकिस्तान में तो फहरिस्त बनी हुई है। हमारे यहाँ तो जीते हुए कप्तान को घर भेज देते हैं। 2009 में यूनुस खान ने वर्ल्ड कप जितवाया, उसके बाद उससे कुरान पे हलफ लेके पूरी टीम से यूनुस खान के खिलाफ एक महाज खड़ा करवा दिया, उसको घर भिजवा दिया। ये सब बातें छोड़ दीजिए कि जरा बड़ा टूर्नामेंट और बड़ा बड़ा मौका और बड़ा इवेंट, ये सब बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं। अगर यही फखर जमान पहले 2 गेम्स के अंदर आपको रन स्कोर करके नहीं देगा तो आप इसको वापसी का टिकट भी नहीं देंगे। ये आलम है इस कौम का, इतनी जज्बाती है ये कौम। तो ऐसा कुछ ना करोगे कल को तुम फखर जमान को हमेशा के लिए लूज कर दो। 2 गेम का ब्रेक दो, सायम अयूब को लेकर आओ। सायम अयूब लड़का भी, फील्डर भी अच्छा है, क्रिकेटिंग ब्रेन भी है, और एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे यूज हो सकता है। फखर को पूरी दुनिया के बॉलर जानते हैं, पैर नहीं हिलते उसके। उसको स्टंप्स पे गेंद मिलेगी, लेग पे गेंद मिलेगी, शॉर्ट पिच मिलेगी, विड्थ के साथ मिलेगी, वो बल्ला घुमाएगा। 2 स्लिप वो लेंगे, विकेट कीपर या स्लिप के हाथ में कैच देगा। वो नहीं होगा ये। खुदारा फखर को घर बैठाओ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, 2 और प्लेयर्स हैं, उनकी भी हम बात करते हैं। सऊद शकील तो स्क्वाड में मौजूद है, लेकिन मोहम्मद रिजवान नंबर 4 पर खेल रहे हैं। आज भी आपने बैटिंग देखी होगी, थोड़े से इनकम्फर्टेबल नजर आते हैं, लेकिन इस पोजीशन पर रन कर रहे हैं। इमामुल हक भी थोड़ा सा कंसिस्टेंसी वो शो कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अगर फखर जमान की बात की जाए। बिल्कुल, इमाम उल हक को छोड़ दें आप, इमाम उल हक को खेलने दें आप। इमाम उल हक अच्छा खेल रहा है, उसको थोड़ा स्ट्राइक रेट अपना रोटेट करना पड़ेगा, करेगा। लेकिन मैं समझता हूं सऊद शकील चौथे नंबर का खिलाड़ी है। मैं आज भी इस बात पर मुत्तफिक हूं, यकसू हूं कि चौथे नंबर पे सऊद शकील को खिलाओ, 5वें पे रिजवान को लाओ। आप यकीन करो, ये करके देखो, रिजवान के बल्ले से रन उबलना शुरू होंगे, उबलना। क्योंकि जिस वक्त बाबर आउट होता है ना, तो रिजवान की हवाइयां उड़ रही होती कि अब सब कुछ मुझे करना है। उसका स्ट्राइक रेट पहली 50 बॉलों में देखो, फिर अगली 50 बॉलों में देखो, आपको नजर आ जाएगा। 35, 40, 45 के स्ट्राइक रेट पे अगर वो आ जाए तो अपने आप को बहुत ही कामयाब तस्वुर करता है वो। उसको अगर सऊद शकील पहले हो और वो 70, 80, 85, 85, 90 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा हो, और अगर आउट भी हो जाए तो रिजवान को एक ओपन फील्ड मिल जाती है, वो अपने शॉट्स खेल सकता है। चौथे नंबर का खिलाड़ी सऊद शकील है, वर्ल्ड कप में भी है और आइंदा भी है।
बिल्कुल, बिल्कुल। और वर्ल्ड कप में जो आपको स्पिनिंग कंडीशंस मिलेंगी, आपको को टैकल करने के लिए ऐसे प्लेयर्स चाहिए होंगे। डॉक्टर साहब, एशिया कप की बात करते हैं। कैंडी में इस वक्त मैचेस जारी हैं, पालेकेले में, लेकिन बारिश वहां पर भी हो रही है। कोलंबो में भी बारिश हो रही है, बल्कि कोलंबो में तो इस वक्त अर्बन फ्लडिंग चल रही है, जो विजुअल्स तमाम दुनिया सोशल मीडिया पर देख ही रही होगी। और मैचेस जो है वो कल एक तजवीज आई कि हम्बन-टोटा में करवा लिए जाते हैं। पीसीबी को कहा जाता है कि ये मैच, क्योंकि आप और हम ये बात तो कर चुके हैं ना, पीसीबी की तो कोई औकात ही नहीं है ना, हालांकि हम होस्ट हैं। लेकिन वहां से जय शाह साहब बैठ के फैसला करते हैं श्रीलंका में कि हम्बन टोटा मैचेस करवाओ। पीसीबी जो है वो भागदौड़ करती है हम्बन टोटा की तरफ, और 1 घंटे के बाद वो कहते हैं रुक जाओ, मैचेस यहीं पर होंगे। इंडियन टीम नहीं जाना चाह रही हम्बन टोटा। देखिए, फिर वही बात होती है ना कि आपके नाजरीन अक्सर ये सवाल करते हैं और तनकीद करते हैं कि डॉक्टर साहब को सियासत डालने का इसमें बड़ा शौक है। ये जय शाह आज 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 फैसले क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब आप मुझे दे दीजिए। आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, खुल के एसीसी जवाब के दीजिए। प्रेसिडेंट बने हुए, एसीसी के प्रेसिडेंट बने हुए एशियन क्रिकेट अच्छा, काउंसिल के। किस बुनियाद पे बने हुए हैं? बुनियाद भी बता ये दीजिए। इनकी बारी आती है, पहले पाकिस्तान से भी थे, लेकिन इनकी बारी कुछ लंबी आ गई है। नहीं नहीं, ये जय पिछले शाह एशिया कप में भी नहीं थे। 1.5 अरब अवाम में जय शाह क्यों बने हैं? अनिल कुंबले क्यों नहीं है? कपिल देव क्यों नहीं है? आपके आपके सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं है? राहुल शायद द्राविड़ वो क्यों अमित शाह नहीं के बेटे नहीं थे, है? शायद वो लक्ष्मण अमित शाह क्यों के नहीं बेटे नहीं थे। है? क्या चीज? शायद वो अमित शाह के बेटे नहीं थे जो उनके वजीर शायद दाखिला है। नहीं है, वो अमित शाह के बेटे हैं। और अमित शाह के पीछे कौन है? नरेंद्र मोदी। अवाम है। 70% अवाम अमित शाह के पीछे खड़ी है। और हम्म। आपके मुल्क में जिसके पीछे 90% अवाम खड़ी है, उसको 804 नंबर का कैदी बनाया जाता है। तो फिर आपकी वही इज्जत है ना मेरे प्यारे भाई। कल का लौंडा जिसको अलिफ बे नहीं आती क्रिकेट की, वो आपके क्या पूरी दुनिया के खिलाड़ियों को, पूरी दुनिया की क्रिकेटिंग नेशंस को एक उंगली पे नचा रहा है, क्योंकि 70% अवाम उसके पीछे खड़ी है। उसको हिलाने वाला, उसकी बेवकूफी के फैसलों के ऊपर उंगली उठाने वाला कोई नहीं है पूरे की पूरी दुनिया के अंदर। और आपके आपके आपका लीडर जिसके पीछे 90% अवाम खड़ी है, उस लीडर को आपने 804 नंबर की शर्ट पहना करके जेल में बंद किया हुआ है। और फैसले आप उनसे करवा रहे हैं कि जो दूसरों के जूते चाटते हैं और अपनी वफादारी की कीमतें अदा करवाते हैं और कीमतें वसूल करते हैं और आपकी कौम की किस्मत के फैसले करते हैं। तो अगर ये बात मुझे और आपको पता है, तो एसीसी को भी तो पता है ना, आईसीसी को भी तो पता है ना कि तुम्हारी औकात क्या है। तो हम तुम्हें घास क्यों डालें? तुम आज हो, कल नहीं हो। कल तुम हो कौन? तुम्हें जानता कौन है? तुम्हारी हैसियत क्या है? 4 लोग तुम्हें झुक के सलाम नहीं करते, इज्जत से डर के मारे तुम्हारे सामने झुकते, क्योंकि तुम उनकी शुगर मिल के ठेके बंद कर दोगे। यार, जिस मुल्क का निजाम अकरबा परवरी, झूठ, फरेब और इंतकाम की बुनियाद पर जब बैठता है, तो वहां के नुमाइंदगान की इज्जत न सिर्फ अपने घर में ही नहीं होती, बल्कि पूरी दुनिया में वो मुल्क को और कौम को बेइज्जत करवाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को, नेपाल को, सबको एक आदमी एक उंगली पे नचा रहा है, जिसका नाम है अमित शाह का बेटा जय शाह। और वो इसलिए नचा रहा है क्योंकि उसके पीछे 70% अवाम उसकी खड़ी हुई है। और वो छींकता भी है तो 70,000 दफा, 70 करोड़ दफा आवाज आती है, ब्लेस यू, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। और हमारे लिए 90% अवाम की जो दुआएं जिस शख्स के लिए है, वो उसके उसके बाथरूम में आप कैमरे लगा देते हैं। अच्छा, लेकिन यार डॉक्टर बस साहब कर दो एक ना, चीज। मतलब समझ जी समझ जी लो ना। अपनी जी जी। इज्जत अपने हाथ, योर रिस्पेक्ट योर हैंड। आपने दिया ही नहीं मौका, तो फिर आप किस बात की शिकायत कर रहे हो जय शाह से? क्यों शिकायत कर रहे हो जय शाह से? होते कौन हो आप शिकायत करने वाले जय शाह की? सोचो, सोचो कि आज जलील क्यों कर रहा है पूरी दुनिया को, पूरे एशियन क्रिकेट काउंसिल को, कल का लौंडा जिसको ये नहीं पता कि ये सीधे पैर का मोजा है या उल्टे पैर का मोजा है। उसको ये नहीं पता कि क्रिकेट के अंदर रूल्स क्या होते हैं, उसके कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं। आज पूरी दुनिया को एक उंगली पे नचा रहा है, क्योंकि 70% अवाम उसके पीछे है। और जिसके पीछे 90% अवाम है, उसके बाथरूम और कमोड के ऊपर तुमने कैमरा लगाया हो। ठीक ठीक। अच्छा, लेकिन कुछ रीजंस ये भी सामने आई, बल्कि ऑफिशियल अब तो स्टेटमेंट भी आ गई है कि इंडियन प्लेयर्स कह रहे हैं कि भाई हम 7 घंटे का ट्रैवल करके हम्बन टोटा नहीं जा सकते। वहां पर हमें होटल शेयर करना पड़ता बाकी टीमों के साथ, क्योंकि टीम इंडिया होटल नहीं शेयर करती टीम्स के साथ। और वो कह रहे हैं वहां पर हमें ग्राउंड से होटल जाने के लिए 45 मिनट का सफर दरकार होता। फिर वहां पर वो जिम फैसिलिटीज नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं है, हालांकि इंटरनेशनल स्टेडियम
स्टैंडर्ड का स्टेडियम है, पूरी दुनिया की टीमें चाहे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वहां पर जाके मैचेस खेलती हैं। लेकिन टीम इंडिया ने मना कर दिया कि नहीं, हमारे स्टैंडर्ड पर नहीं है, तो हम हम्बन टोटा जाकर नहीं खेलेंगे। ऑल्दो सबको पता है कि शायद अब सुपर 4 समेत एशिया कप का कोई मैच कोलंबो में पॉसिबल हो ही ना, क्योंकि मैं अभी भी थोड़ी देर पहले देख रहा था टेलीविजन, तो वहां पर यही बात की जा रही थी कि आज पूरा दिन बारिश नहीं हुई, लेकिन शाम 7 बजे के बाद तूफानी बारिश दोबारा से हो गई है और मट्टी इतनी गीली हो गई है कि ग्राउंड में पिच बनाना तो दूर की बात, घुटनों घुटनों पानी खड़ा हुआ है कोलंबो प्रेमदासा स्टेडियम में। जी, जी। तो ये क्यों हो रहा है? शाह साहब, ये क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान की टीम क्यों मना कर रही है? फिर वही पॉइंट मैं दोबारा कहूँगा ना कि उनके पीछे बैकिंग है, उनके पीछे रुपया है, उनके पीछे अवाम है, उनके पीछे राय आम्मा है, उनके पीछे इज़्ज़त है, उनके पीछे वक़ार है, उनकी एक पहचान है, उनकी एक यकजहती है, उनके वोट की हैसियत है, उनके इंसान को बहैसियत एक अच्छा ये वही मुल्क है, ये भी याद रखिएगा कि ये वही मुल्क है जिसमें दुनिया के टॉप 10 रेप होते हैं पर डे। हर 8 मिनट पर इस मुल्क में, हिंदुस्तान में एक रेप होता है जो रिपोर्टेड है। रिपोर्टेड है। हर 3 मिनट पे कत्ल होता है जो रिपोर्टेड है। नॉन रिपोर्टेड की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। लेकिन चूंकि उनका मीडिया जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल मीडिया है और अवाम की ताकत इनके पीछे खड़ी है, ये इनकी डोरियां कहीं और से नहीं हिलती, तो ये न सिर्फ ब्रिक्स में जाते हैं, ये नेटो में जाते हैं, ये आईसीसी पे कंट्रोल करते हैं, ये एसीसी पे कंट्रोल करते हैं, ये तमाम के तमाम आरसीडी पे कंट्रोल करते हैं, ये हर चीज पे कंट्रोल करते हैं अपनी अवाम की ताकत की बुनियाद के ऊपर। और जब अवाम के ऊपर चीजें थोपी जाती हैं, नजम सेठी की सूरत में, रमीज राजा की सूरत में, एहसान मानी की सूरत में, या किसी की भी सूरत में, जब ज़का अशरफ की सूरत में थोपी जाती हैं, तो अवाम उनको यूं करके नाक से यूं साफ करती है और फिर वो उसी तरह जमीन पे और पैरों के नीचे तड़पते रहते हैं और लोग उनको रोनते हुए चले जाते हैं। जब अपने ही लोग रोनते हैं, तो बाहर की अवाम से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप बड़े-बड़े फोरम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जिस शख्स की घर में ही इज्जत ना हो, जिस जिस कौम की घर में ही इज्जत ना हो, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कैसे आपकी नुमाइंदगी कर सकता है? तो सही कह रही है ना हिंदुस्तान, हम नहीं जाएंगे, हमारे बाप का टूर्नामेंट है, हमारे बाप की एसीसी है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हिला के दिखाओ। जिस तरह खान साहब ने फिर वही बात, आप छाप लगा देंगे मेरे ऊपर पीटीआई की। ओ भाई, ये नहीं है, खान साहब ने स्टैंड लिया था ना कि आज के बाद कोई पीएसएल का गेम दुबई में नहीं होगा। सबकी हालत पतली हो गई थी ना कि यहाँ तो सिक्योरिटी की ये मसाइल, सिक्योरिटी की वो मसाइल और दुनिया भर की जनाब चमकगोइयां शुरू हुई थी। खान साहब खड़े हो गए थे कि अगर होगा पीएसएल तो पाकिस्तान में होगा। हुआ ना पीएसएल पाकिस्तान में। उससे पहले बड़े-बड़े सूरमा बैठे थे ना, कितने पीएसएल करा पाए थे वो। तो बात होती है कौम की उमंगों की तर्जुमानी की, कौम की इज्जत को बढ़ाने की। ये काम अगर अगर कोई शख्स कर रहा है, चाहे कोई भी कर रहा हो, कोई भी सियासतदान कर रहा हो, उसके हाथ मजबूत करो। आज अगर आपके यहाँ इलेक्टेड हुकूमत होती, तमीज के लोग होते, समझदार लोग होते, तो ये हिम्मत ही ना होती जय शाह की या किसी इंडियन बोर्ड की कि इस तरह की बकवास वो करे और पाकिस्तान के साथ ज्यादती करे। अब उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि पाकिस्तान एशिया कप जीत के हिंदुस्तान को दिखाए, उनको उनकी इंशाल्लाह औकात याद दिलाए और दुनिया को बताए कि पाकिस्तान ना सिर्फ एक पुरअमन मुल्क है, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट से प्यार करता है और क्रिकेट हम तुम्हें सिखाएंगे इंशाल्लाह। हम सिखाएंगे। हाँ, हम मजलूम हैं। हाँ, हमारे साथ जुल्म होता है। हाँ, हम लोग किसी और की डोरियों पे हिलते हैं, जुलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन क्रिकेट हमारी रगों में बसती है। क्रिकेट का हमारे रगों का खून है और हम तुम्हें क्रिकेट खेल के, क्रिकेट जीत के, क्रिकेट सिखा के यहाँ से जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब कल के मैच की बात करते हैं डॉक्टर साहब। बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो था, अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच था। मैच कुछ यूं हुआ कि अफगानिस्तान की टीम को जो है वो 293 रन चाहिए थे 37.1 ओवर में, और अफगानिस्तान की टीम बड़ा क्लोज पहुंच गई। 3 रन चाहिए थे, 2 विकेटें बाकी थी, आखिरी बॉल थी, मुजीब स्ट्राइक पर थे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर राशिद खान थे जो बहुत अच्छी हिटिंग कर रहे थे, और मुजीब आउट हो जाते हैं। और जब लास्ट मैन आते हैं तो अफगानिस्तान की टीम को पता ही नहीं होता कि एक और ट्विस्ट है कि अगर अगली 3 गेंदों में आप छक्का मार ले तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। राशिद नॉन स्ट्राइकर एंड पर होते हैं, फजल हक फारूकी स्ट्राइकर एंड पर होते हैं, लेकिन फजल हक फारूकी 2 बॉलें डॉट करते हैं, तीसरी बॉल डॉट करने जाते हैं, एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। पता ही नहीं था उनको। ये बड़ी बेवकूफी की बात है। ये बहुत ही बचकाना सी हरकत है जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। ऐसा क्यों हो रहा था? क्यों क्यों किया गया? क्या कमेंटेटर्स मैच बार बार कमेंट्री में कह रहे थे ये।
नहीं, मैच रेफरी कहाँ थे? इंतजामिया कहाँ थी अफगानिस्तान की? इवन कोच टीम कहाँ? एनालिस्ट जिसका काम टीम ही ये एनालिस्ट होता है कि कहाँ वो बैठे हुए? सिनेरियोस निकाले। नहीं, 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 इसका इसका बराबर का कसूर अफगानिस्तान का भी है। हर बॉल के ऊपर एनालिसिस चेंज होता है, हर विकेट के ऊपर चीज़ें तब्दील होती हैं, हर डॉट बॉल के ऊपर सूरत-ए-हाल बदल जाती है। ऐसी सूरत में बराबर की ज़िम्मेदारी अफगानिस्तान की भी है, आईसीसी के मैच रेफरी की भी है और पूरी इंतज़ामिया एसीसी की भी है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है और अफगानिस्तान की उभरती हुई टीम के साथ, एक पूरी जज़्बाती टीम के साथ, एक बिल्कुल मतलब है कि क्रिकेट पैशनेट नेशन के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और मैं समझता हूँ कि इसके लिए जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम। अच्छा, आज ऑफिशियली रिटर्न कंप्लेन भी की गई है एसीसी को कि हमें मैच रेफरी की तरफ से जो पेपर दिया गया था जिसमें सारे सिनेरियोस लिखे हुए होते हैं उसमें कहीं पर भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। अब इसका क्या जवाब दें? फिर इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेकर आ जाएँ? फिर इसके अंदर वो तमाम बातें करें कि जो लोग सुनना चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान को हमें निकलवाना था, हमें श्रीलंका को खिलवाना था, हमें ये करना था, हमें वो करना था, ये मैचेस ही ज़्यादती है। श्रीलंका में डॉक्टर साहब अगले सारे। एग्ज़ैक्टली वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो फिर ज़्यादती हो जाएगी ना, अगर हमारे पास सबूत नहीं है, तो हमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर वो कागज़ उनको नहीं मिला था और उसके अंदर सिनेरियो नहीं लिखा था, तो ये बराबर की ज़िम्मेदारी थी उनकी कि वो जाकर के उनसे लड़ते, उनसे पूछते और एक क्वेरी करते, एक सवाल करते और इसमें इसमें उनका भी बराबर का कसूर है और इनका भी बराबर का कसूर है। आइंदा उम्मीद करें कि इस तरह की बेवकूफ़ी ना हो, लेकिन रिटन कंप्लेंट से कुछ होगा नहीं शाहज़ेब। मैच रिवर्स नहीं होगा, पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं बिल्कुल, होंगे। होना तो बिल्कुल यही ऐसे चाहिए, ही। एक-एक पॉइंट देने चाहिए दोनों टीमों को, अपनी गलती आईसीसी को एसीसी को तस्लीम करनी चाहिए और दोनों टीमों को एक-एक पॉइंट देकर के गेम का फैसला इस तरह करना चाहिए। इससे सूरत-ए-हाल मज़ीद मज़ीद जो है वो खूबसूरत हो जाएगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हो जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम सिर्फ़ ये विशफुल थिंकिंग कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, संडे को इंडिया का मैच है तो इंशाल्लाह मैच से पहले आएँगे और अगर बात हुई बारिश, करेंगे। अगर मैच हुआ तो। क्योंकि नहीं, नहीं इंशाल्लाह हिंदुस्तान उम्मीद है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय शाह जिंदाबाद, बीसीसीआई जिंदाबाद। इन्होंने इन्होंने कुछ नहीं ऐसा करना कि जिससे इनकी ये नजर आए कि ये क्रिकेट से प्यार करते हैं। ये अपने बैट्समैनों को बैटिंग प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, शाहिन शाह से डरते हैं, नसीम शाह से इनकी हटती है, हारिस रऊफ से इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये समझते हैं कि भाई किसी भी तरह से इनको कटाओ, इनको कटाओ, इनको कटाओ वरना हमारे बैट्समैनों की कलाई खुल जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि मैच नहीं होगा। अगर मैच पूरा मुकम्मल हुआ तो बहुत बड़ा मौजज़ा होगा और इंशाअल्लाह अब अगली मुलाकात में हम अगली और फिर उससे अगली मुलाकात में पाकिस्तान की जीत और पाकिस्तान का वो सबक इंशाअल्लाह ताला इस 25 करोड़ अवाम के दिलों की आवाज़ उन तक पहुँचाएँगे कि हाँ, हम गुलाम हैं, हाँ, हम बेवकूफ़ हैं, हाँ, हमारे हाथों-पैरों में बेड़ियाँ लगी हैं, लेकिन क्रिकेट हम तुम्हें सिखाएँगे इंशाअल्लाह। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इंशाल्लाह फिर हफ्ते के रोज़ पाक-भारत मैच से पहले मुलाकात होगी क्योंकि इतवार को मैच है और फिर मैच के बाद भी डॉक्टर काशिफ अंसारी के साथ हम हाज़िर होंगे और बात करेंगे शाज़ेब भाई और डॉक्टर काशिफ अंसारी को। ये कब हमारे इस एपिसोड से इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। सलाम अलैकुम।